हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, और यहाँ पे दो कॉलम जो है बना लीजिए। पहला कॉलम में लिख लीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा में लिखिए अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पहला अंतर क्या होगा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं बताया गया था कि इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, अधिक करता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, घटा देता है। तो लिखेंगे इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिक होता है। मान क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें पहला लिख लेंगे, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, अंतर जो है आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को अधिक होता है, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। तो पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है, इसमें प्रबल धारा का मान कम होता है। याद रखिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्रबल धारा का मान क्या होता है, कम होता है। तो लिखेंगे इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, मान कम होता है। प्रबल धारा का मान कम होता है। माने ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होता है प्रबल धारा का मान क्या होता है, कम होता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। मान अधिक होता है, प्रबल धारा का मान अधिक होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको क्या है, अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। कहेंगे इसमें प्रबल धारा का मान कम होता है, इसमें प्रबल धारा का मान अधिक होता है। अब यहाँ तीसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा अंतर होगा, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती हैं वह अधिक होती हैं। क्या होती है, इसमें द्वितीयक कुंडली में क्या लिखेंगे, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, फेरों की संख्या इसमें अधिक होती हैं। फेरों की संख्या इसमें अधिक होती हैं। और इसमें लिख लेंगे, अब इसमें क्या होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती हैं। कितना आसान है, इसमें अधिक होती हैं तो इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, इसमें द्वितीयक कुंडली में, इसमें द्वितीयक
कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। कितना आसान है। इसमें अधिक होती हैं तो इसमें कम होती हैं। तो 3 अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। अब यहाँ चौथा अंतर लिखेंगे। इसमें प्राथमिक कुंडली में, इसमें लिखेंगे अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। और इसमें लिख लेंगे चौथा, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। बस उल्टा लिखना है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। कितना आसान अंतर बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से यह क्या हो, याद हो जा रहा है। तो अब अगला जो अंतर लिखेंगे, पांचवा अंतर है इसमें परिरमण नियतांक भी कहते हैं इसको, नियतांक, यह कल के वीडियो में बताया गया था। परिरमण नियतांक का मान 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है? अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। और इसमें लिख लेंगे पांचवा में, इसमें परिरमण नियतांक का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। मान 1 से क्या होगा? कम होता है। तो इसमें जो है 5 अंतर जो है इसमें बताया गया। तो ये पांचों अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो अब अगला हेडिंग रहेगा, ट्रांसफार्मर की जो है दक्षता क्या होता है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग को क्या करेंगे? अब नोट करेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता। यह लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। चैप्टर 7 जो है कंप्लीट हो गया है। तो लिख लेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है अति लघुत्तरी में, कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर ध्यान देंगे। बहुत आसान है। कहेंगे द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। किस कुंडली द्वारा? द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा जो है लिख लीजिए, द्वितीयक कुंडली में
द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा तथा प्राथमिक कुंडली द्वारा, तथा लिखेंगे प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर किस दक्षता कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे एटा से प्रदर्शित करते हैं। किसे एटा से प्रदर्शित करते हैं। और यह मात्रकहीन राशि होगा, याद रखेंगे, यह मात्रकहीन राशि होता है, माने मात्रक किसका नहीं होता है। तो कितना आसान है। अब इसका सूत्र जब लिख लेंगे तो परिभाषा भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से परिभाषा बना है, सूत्र से ही। तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर हो जाएगा द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा हो जाएगा प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। इसी से जो है परिभाषा को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है, सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा जो है प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। बस एक बार इसका ऊपर का नाम लिखिए और ये नीचे का नाम, और ये बटा को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। परिभाषा जो है बन जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता समझ में आ गया होगा। तो एक सूत्र और है, ट्रांसफार्मर का एक और सूत्र होता है, इसका भी सूत्र को लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का दूसरा सूत्र होता है, और इसका चाहे तो दूसरा परिभाषा भी बना सकते हैं, निर्गत शक्ति। क्या कहेंगे, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा क्या लिखेंगे, निवेशी शक्ति के अनुपात को क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो लिख लेंगे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता क्या है, निर्गत शक्ति बटा क्या है, निवेशी शक्ति। तो इससे भी एक परिभाषा बना सकते हैं, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, और सूत्र को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ही कुछ जो है सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जो है शेयर और लाइक, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।